आप भी जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्यादा सोचने के कारण आपको अक्सर घबराहट महसूस होती है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं। ज्यादा सोचने की समस्या से बचने और इसका समाधान ढूंढने के लिए आज हम आपके साथ एक बौद्ध भिक्षु की कहानी साझा करेंगे। आज की कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इसे सुनकर अपनी समस्या दूर कर सकें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चीन के एक भाग में एक बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में आत्मखोज का अभ्यास करते थे। एक दिन एक लड़का शिष्य बनने के इरादे से मठ में पहुंचा। उन्होंने स्वयं को जानने और सत्य की खोज करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु ने उसकी ओर देखा और समझाया कि सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें एक जीवन काल लग सकता है और उस समय के भीतर सत्य की खोज की कोई गारंटी नहीं है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं यहां वापस लौटने के लिए नहीं आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। तब गुरु ने उन्हें मठ में 500 भिक्षुओं के लिए चावल कूटने का काम सौंपा। शिष्य को निर्देश दिया गया कि वह अपना दिन चावल कूटने में बिताए और जब वह थक जाए तो सो जाए। जागने पर उसे अपना काम फिर से शुरू करना था। उन्हें सलाह दी गई कि वे केवल इसी रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें और किसी के बारे में या किसी और चीज के बारे में न सोचें। गुरु ने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो वे उनके पास आएंगे। लड़के ने गुरु के निर्देशों का पालन किया और लगन से चावल कूटने लगा। मठ में 500 शिष्यों के साथ वह जल्दी उठता और देर रात तक चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह काम करता था। वह न तो किसी से बातचीत करते थे और न ही कोई उनके पास बात करने आता था। कई महीनों तक चावल कूटते समय उसके मन में पुराने विचार आते, लेकिन अगर इन विचारों को ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ नया नहीं मिलता तो ये अपने आप गायब हो जाते। धीरे धीरे उसके मन में विचारों की संख्या कम होने लगी। कुछ वर्षों के बाद वह अपना नाम भी भूल गया। वह चुप रहा और विचारहीनता की स्थिति में चावल कूटता रहा। उन्होंने न तो ध्यान किया और न ही कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा। मठ के अन्य शिष्यों की तुलना में उन्हें मूर्ख समझा जाता था। उन्होंने यह क्रम 12 वर्षों तक जारी रखा। 12 वर्ष बाद एक दिन गुरु ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका समय समाप्त हो रहा है और उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मठ का प्रमुख बनेगा। इसलिए जो भी शिष्य मानते हैं कि उन्होंने आत्म साक्षात्कार हासिल कर लिया है और खुद को समझ लिया है, उन्हें रात में उनके दरवाजे पर आना चाहिए और दीवार पर अपने जीवन के सभी अनुभवों का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियां लिखनी चाहिए। कई शिष्यों ने ऐसा किया। हालांकि मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उन्हें बौद्ध धर्म ग्रंथों का व्यापक ज्ञान था। सभी शिष्यों का मानना था कि वह मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। अपने लेखन में उन्होंने मन की तुलना एक दर्पण से की जो विचारों और इच्छाओं से धूल इकट्ठा करता है। इस धूल को मन से साफ करने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जिससे धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली सुबह जब मास्टर उठा और उसने ये पंक्तियां देखी तो उसने कहा, किस बेवकूफ ने मेरी दीवार पर यह बकवास लिखी है। पंक्तियां लिखने वाला शिष्य चुप रहा। हालांकि उनकी लिखी पंक्तियां ज्ञान से भरी थीं, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान पर आधारित था। शिष्य बहुत चतुर था। उन्होंने पंक्तियों के नीचे अपने नाम पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वे स्वयं अनिश्चित थे कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ था। यह देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इसी विषय पर चर्चा करते समय 2 शिष्यों की मुलाकात उस शिष्य से हुई जो 12 वर्ष पहले आया था। इसके अलावा चावल दिन रात बढ़ता रहा। दोनों की बातचीत सुनकर पाटली जोर से हंस पड़ी। दोनों शिष्यों ने पूछा कि वह क्यों हंस रहे थे। दोनों शिष्यों की दृष्टि में यह चावल कूटने वाला एक तुच्छ साधु था। उन्हें कभी ध्यान करते या धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं देखा गया। सभी लोग उसे मूर्ख समझते थे,
जो केवल चावल के बारे में जानता था। हालांकि मठ में कई महान विद्वान थे, लेकिन इस चावल कूटने वाली मशीन का उनमें से किसी से कोई संबंध नहीं था। इसी कारण उन्हें मुस्कुराता देख दोनों शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भेरू से पूछा कि वह क्यों हंस रहा है, और उसने उत्तर दिया कि वह इसलिए हंसा क्योंकि गुरु सही थे। उनका मानना था कि उल्लिखित सभी पंक्तियां बेकार थीं और उनका कोई मूल्य नहीं था। इस प्रतिक्रिया से दोनों शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या वह ऐसी पंक्तियां लिख सकते हैं जो बताई गई पंक्तियों से भी बेहतर हों। चावल पीसने वाले ने जवाब दिया कि अनपढ़ होने के कारण वह उन्हें लिख नहीं सकता। हालांकि वह कुछ पंक्तियां ही सुना सका। यदि वे उन पंक्तियों को लिखने में सक्षम थे तो वह उनके साथ जाने को तैयार थे। दोनों शिष्य सहमत हो गए और वे गुरु के कक्ष के पास पहुंचे। चावल कूटने वाले ने पंक्तियां पढ़ी और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया। उन पंक्तियों के नीचे लिखा था कि चावल कूटने वाले को उन पर विश्वास था। उन्होंने जिन पंक्तियों का अनुरोध किया वे वास्तव में अद्भुत थीं और इस प्रकार थीं। मन केवल एक का भ्रम है, इसका न तो अस्तित्व है और न ही इसका प्रतिबिंब है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ रह सकती है। जो इसे समझता है उसने महसूस किया है सच्चाई। जब मालिक ने ये पंक्तियां देखीं तो उसने सो रहे चावल कूटने वाले को जगाया। उन्होंने उसे अपनी छड़ी और कपड़े सौंप दिए और उसी दिन से उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि उन्होंने उसे मठ छोड़कर कहीं दूर चले जाने की सलाह दी, क्योंकि वहां ऐसे विद्वान थे जो खुद को श्रेष्ठ मानते थे और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। वे इस बात को सहन नहीं कर सके कि एक साधारण चावल कूटने वाला उनसे भी अधिक जानकार निकला। चावल कूटने वाले ने सारा ज्ञान चावल कूटने से ही प्राप्त कर लिया था और गुरु जानता था कि वह जहां भी जाएगा लोग उसकी ओर उमड़ पड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे खिले हुए फूल की खुशबू हर जगह फैल जाती है। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और रात के अंधेरे में वह चला गया। अगर हम अपने जीवन की जांच करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत से लोग मानते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है। हालांकि ये हकीकत नहीं है। ध्यान का अभ्यास चलते समय या कार्यों में व्यस्त रहते हुए किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से ध्यान में पूरी तरह से उपस्थित होना और हाथ में दिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, इस हद तक कि व्यक्ति अपने शरीर की उपेक्षा करता है। इसे चावल की चक्की के उदाहरण में देखा जा सकता है, जो चावल कूटने में इतना तल्लीन हो गया कि उसने अपनी भलाई की उपेक्षा कर दी। इस गहन ध्यान के माध्यम से उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। निरंतर उपस्थिति बनाए रखना और मन को विचारों से मुक्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन तभी तक मौजूद है जब तक विचार मौजूद हैं। जब विचार खत्म हो जाते हैं तो मन भी खत्म हो जाता है। केवल जब मन अनुपस्थित होता है तभी कोई व्यक्ति वास्तव में स्वयं को समझ सकता है। अपने वास्तविक सार की खोज के लिए किसी अन्य अभ्यास में संलग्न होना आवश्यक नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह से डूब जाने की जरूरत है। अपने काम में गहराई से डूब जाने से हमारा काम ही ध्यान का रूप बन जाता है। यह कहानी उन लोगों के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है जो ज्यादा सोचते हैं। अब आइए कहानी साझा करें। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के अपने हुनर के लिए मशहूर था। एक दिन कुछ चतुर व्यक्तियों ने एक प्रतियोगिता आयोजित करके उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे उस समय और स्थान की जानकारी दी जहां उसे ताला तोड़ना था। आगमन पर उसे नियम समझाए गए। उसे एक बक्से के अंदर रखा जाएगा और पानी में उतारा जाएगा, जहां उसे ताला खोलना होगा और भागना होगा। यदि वह ताला खोलने में असमर्थ महसूस करता है तो वह आपातकालीन बटन दबाकर बाहर आ सकता है, लेकिन वह प्रतियोगिता हार जाएगा। वह नियमों से सहमत हुआ और पानी में प्रवेश कर गया। डूबने के बाद उसने अपनी जेब से एक तार निकाला और ताला खोलने का प्रयास करने लगा। कई असफल प्रयासों के बावजूद वह डटे रहे और हार न मानने का दृढ़ निश्चय किया। हालांकि अंततः वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां उसे अधिक समय तक अपनी सांस रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा।
आखिरकार उसने एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन वह असफल साबित हुआ। उसने आपातकालीन बटन दबाया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बॉक्स हल्के से धक्का देकर आसानी से खुल गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पहले इसे धक्का देकर खोलने के बारे में क्यों नहीं सोचा। शायद शुरुआत में इसे बंद भी नहीं किया गया था। इस अनुभव ने उन्हें अत्यधिक सोच के परिणामों के बारे में सिखाया। कभी कभी बिल्कुल न सोचने से भी समाधान मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग कुछ नहीं करते वे अक्सर उल्लेखनीय चीजें हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। कभी कभी अपने दिमाग को शांत करके और स्पष्ट और संयमित मानसिकता के साथ स्थितियों का सामना करके हम बेहतर समाधान पा सकते हैं। अब आइए अधिक सोचने के मुख्य कारणों और इसके परिणाम स्वरूप हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करें। ज्यादा सोचने के कई प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले, वर्तमान क्षण के बजाय अतीत या भविष्य पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से अत्यधिक सोचना पड़ता है। यदि हम अपना ध्यान हाथ में लिए काम से हटाकर अतीत या भविष्य पर केंद्रित कर देते हैं तो हम अत्यधिक सोचने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरे, काम का अत्यधिक तनाव भी ज्यादा सोचने में योगदान देता है। जब हमारा कार्यभार अत्यधिक हो जाता है तो हमारा दिमाग अति सक्रिय हो जाता है। अत्यधिक सोच तब उत्पन्न होती है जब तनाव और असंबद्ध विचार हमारे दिमाग में घुसपैठ कर लेते हैं, जिससे हम अधिक सोचने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। इसका एक अन्य कारण भय की उपस्थिति है, जैसे कि नौकरी छूटने या असफलता का डर, जिसके कारण ये चिंताएं लगातार बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त आत्मविश्वास की कमी हमारे दिमाग पर नकारात्मक विचारों को हावी कर देती है, जिससे हम अत्यधिक सोचने लगते हैं। इसके अलावा सकारात्मक पहलुओं के बजाय नकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने से भी अधिक सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है। हालांकि कुछ चरणों का पालन करके अत्यधिक सोच पर काबू पाना संभव है। अपने विचारों के प्रति सचेत रहना और अनावश्यक मामलों पर ध्यान न देना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक मानसिकता अपनाने और योग, ध्यान और व्यायाम जैसी गतिविधियों का अभ्यास करने से भी अधिक सोचने की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। वर्तमान क्षण में रहना और अपनी चिंताओं को लिखना स्पष्टता प्रदान कर सकता है और अत्यधिक सोच को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाना फायदेमंद हो सकता है। अंत में, अपने खाली समय के दौरान जिन गतिविधियों में आप आनंद लेते हैं उनमें शामिल होने से अत्यधिक सोचने से निपटने में मदद मिल सकती है। इसमें किताबें पढ़ना, पुराने गाने सुनना, गाना और सैर करना शामिल हो सकता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलने में समय बिताएं। इसके अतिरिक्त अपने दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना सुनिश्चित करें और आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। ज्यादा सोचने से अक्सर नकारात्मक विचार आते हैं और आत्म मूल्यांकन होता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है और आपके जैसा कोई और नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान देने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हुए अपने ज्ञान का विस्तार करना जारी रखें। ओवरथिंकिंग पर काबू पाने का 10वां उपाय है अपने दिमाग को शांत रखें। आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण आधुनिक जिंदगी में बहुत से लोग तनाव की स्थिति में रहते हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि इसका उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जब मन अशांत होता है तो नकारात्मक और अनुत्पादक विचार उत्पन्न होते हैं। ज्यादा सोचने पर काबू पाने के लिए अपने दिमाग को शांत रखना जरूरी है। अब हम 3 कहानियां प्रस्तुत करते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगी, इसलिए ध्यान से सुनें क्योंकि उनमें आपके जीवन को बदलने की शक्ति है। पहली कहानी चमकीले नीले पत्थर की कीमत के बारे में है। एक शहर में एक बुद्धिमान भिक्षु और एक राजा रहते थे। कई गरीब और संकटग्रस्त व्यक्तियों ने उनसे आशीर्वाद मांगा। ऐसा ही एक व्यक्ति भिक्षु के पास पहुंचा और अपनी परेशानियां और कर्ज बताया। जवाब में भिक्षु ने उसे एक चमकीला नीला पत्थर दिया।
यह दावा करते हुए कि यह एक कीमती रत्न है। उस आदमी ने इसे बेचने की आशा में वह पत्थर एक फल विक्रेता और एक बर्तन व्यापारी को दिखाया, जिन्होंने उसे क्रमशः 1,000 और 10,000 रुपये की पेशकश की। निराश होकर उस आदमी ने वह पत्थर एक सुनार को दिखाया, जिसने उसकी कीमत 1,00,000 रुपये आंकी। इसकी असली कीमत को समझते हुए उन्होंने इसे एक हीरा व्यापारी को दिखाने का फैसला किया, जिसने इसे अमूल्य बताया। यह कहानी हमें एक मूल्यवान सबक सिखाती है कि हम खुद को कैसे समझते हैं। क्या हम दूसरों की राय से परिभाषित होते हैं? आपका जीवन सचमुच अमूल्य है। कोई भी आपके जीवन को कोई मूल्य नहीं दे सकता। आप में अपने बारे में अपने विचार बनाने की शक्ति है। यह महत्वपूर्ण है कि दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों का आप पर प्रभाव न पड़े, क्योंकि यह एक अलग मामला है। एक जंगल में मेंढकों का एक समूह वहां से गुजर रहा था। तभी उनमें से 2 मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे की गहराई देखकर ऊपर मौजूद अन्य मेंढक चिल्लाने लगे और दोनों मेंढकों से कहा कि वे बच नहीं सकते, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा है। निराशा के बावजूद दोनों मेंढक उछल कूद करते रहे और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। गड्ढे के बाहर के मेंढक जिद करते रहे कि दोनों मेंढकों को हार मान लेनी चाहिए, लेकिन गड्ढे के अंदर के मेंढकों में से एक ने नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दिया और भागने के अपने प्रयास में लगा रहा। आखिरकार वह गड्ढे से बाहर कूदने में सफल हो गया। दूसरे मेंढकों ने सवाल किया कि उसने उनकी सलाह क्यों नहीं सुनी, और मेंढक ने बताया कि वह उन्हें नहीं सुन सका क्योंकि वह बहरा था। यह कहानी हमें सकारात्मक बोलने और खुद पर विश्वास रखने का महत्व सिखाती है, क्योंकि हमारे शब्द दूसरों पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। तीसरी कहानी में एक बाज और एक मुर्गी शामिल है। दोनों का घोंसला जंगल में बरगद के पेड़ के पास था, और एक दिन एक चील का अंडा गिरकर मुर्गी के अंडों में मिल गया। अंडे से निकला बाज का बच्चा यह मानते हुए बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है, और उसने मुर्गी के व्यवहार की नकल की। यह केवल उतना ही अनाज उठा सकता था जितना एक मुर्गी उठा सकती थी। एक दिन बाज के बच्चे ने आकाश में उड़ते हुए बाज को देखा और अपनी मां मुर्गी से पूछा कि उस पक्षी का क्या नाम है। मुर्गी ने उत्तर दिया कि यह एक बाज है। भ्रमित होकर बाज के बच्चे ने पूछा कि वह इतनी ऊंचाई तक क्यों नहीं उड़ सकता। मुर्गी ने समझाया कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह एक मुर्गी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरे लोग अक्सर हमें नई चीजें करने से हतोत्साहित करते हैं, जिससे हम खुद पर संदेह करने लगते हैं और हार मान लेते हैं। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास की कमी अक्सर इसका मुख्य कारण होती है। खुद पर विश्वास करना और अपने काम पर भरोसा रखना जरूरी है। हार के सामने भी बहादुर वे होते हैं जो हार नहीं मानते। मुझे आशा है कि इन 3 कहानियों ने आपकी सोच को बदलने में मदद की है, और यदि आपको यह उपयोगी लगा हो तो मैं आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। देखने के लिए धन्यवाद।